हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। सो नाउ स्टार्ट अ क्विक रिवीजन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट फ्रॉम। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? सो आंसर है 1660। ठीक है, 1660 से ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे? सो आंसर है 1652 एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। जब वो 44 साल के थे तब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे और ईयर था मतलब 1652 ईयर था। नेक्स्ट पॉइंट है हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। सो विलियम वर्ड्सवर्थ बिगिन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। नेक्स्ट पॉइंट, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स में समाहित है ये आपको बताना है। सो ये हमें सबको पता है कि 12 बुक। ठीक है, जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था इन 1667 तब ये 10 बुक्स में था, लेकिन जब इसका सेकंड एडिशन आया था वो 12 बुक के साथ पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा 12 बुक। नेक्स्ट पॉइंट है whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सन्स ऑफ बैलियल किसे कहा है? तो उन्होंने द कोर्ट राइटर्स को उन्होंने सन्स ऑफ बैलियल कहा है। बैलियल एक है ना हिब्रू लैंग्वेज का टर्म है जिसका मतलब होता है डेविल। ठीक है, तो मिल्टन तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पोइट हैं। लैटिन, हिब्रू सारी लैंग्वेज उन्हें आती थी, ग्रीक, और उनकी जो पोइट्री है वो भी लैटिन और इंग्लिश में मिक्स है। तो उन्होंने मोस्टली जो वर्ड हैं वो लैटिन और ये हिब्रू लैंग्वेज है वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, तो बैलियल का मतलब होता है डेविल इन हिब्रू लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। द डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। सो आंसर है आपका पैराडाइज रीगेंड। नेक्स्ट पॉइंट है 7, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड ऑफ पोइट्स। ठीक है, मिल्टन का जब टाइम चल रहा था, मिल्टन के जो एज था उसमें 3 तरह के पोइट्स हमें मिलते हैं देखने को। तो वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मिल्टन के टाइम पीरियड की बात करी जाए तो वो है 1625 से लेके 1660। ठीक है, 1625 से लेके 1660 के टाइम पीरियड को मिल्टन एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 तरह के पोइट्स देखने को मिलते हैं जिसमें है मेटाफिजिकल, कैवलियर पोइट एंड प्यूरिटन पोइट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस किसने कहा है इंग्लैंड का? तो आपका आंसर हो जाएगा टेनिसन। टेनिसन ने अपनी पोएम मिल्टन में मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible leg। ये स्टेटमेंट है। सो मिल्टन सेज, जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है ये। जॉन मिल्टन ने कहा था अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड प्यूसेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लेग्स। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 10, हु सैड, किसने कहा था सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। ठीक है, किसने ये कहा था कि जो सोनेट है मिल्टन के हाथ में क्या बन गई है? ट्रम्पेट बन गई है। ये वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 11, हु सैड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये भी एक स्टेटमेंट है और बहुत फेमस स्टेटमेंट है विलियम ब्लैक के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जो मिल्टन हैं वो डेविल की पार्टी के हो गए हैं विदाउट नोइंग इट, बिना जाने, मतलब अनकॉन्शियसली वो डेविल की पार्टी के हो गए हैं। क्योंकि एक्चुअली मिल्टन ने जो बुक फर्स्ट है उसमें सैटर्न को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है उन्होंने कि ऐसा लगने लग जाता है कि मिल्टन भगवान की तरफ ना होकर सैटर्न की साइड से बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सैटर्न के कोट हैं बुक फर्स्ट में वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं, जो लगता ही नहीं है कि ये कोई सैटर्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड। ठीक है, मिल्टन को अपनी सोनेट में प्रेज किया है लंदन 1802 में इन वर्ड्स में, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। ठीक है, तुम्हारी सोल एक स्टार की तरह है जो कहीं दूर रहती है। दाउ हैडस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। तुम्हारे पास एक वॉइस थी जिसकी साउंड समुद्र की तरह थी। ये स्टेटमेंट है
मतलब ये लाइंस हैं सोनेट की लंदन 1802 जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है ये सोनेट इन प्रेजिंग ऑफ मिल्टन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 13, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोगाइज मिल्टन इन दिस वर्ड। तो यहाँ भी वही है कि किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को यूलोगाइज किया है इन लाइंस में। तो ये उनकी सोनेट है लंदन 1802 जिसमें उन्होंने मिल्टन को यूलोगाइज किया है ये बोलकर, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। शी इज़ ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, कि वह एक स्टेगनेंट वाटर का दलदल बन चुकी है। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, यानी कि यहाँ पर लंदन में इस समय कोई सक्सेस नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, एकदम स्थिर हो गया है इंग्लैंड। यहाँ के जो लोग हैं उनमें एकदम से लेथार्जी आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 14, द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। ये ऑड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखी गई थी मिल्टन के द्वारा, आपको बताना है। सो आंसर है क्रिसमस डे 1629, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे एंड 25 दिसंबर को लिखी गई थी और ईयर था 1629 जब मिल्टन कैम्ब्रिज में थे और इसमें इन्होंने जीसस क्राइस्ट को प्रेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 15, होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते हैं? सो मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट पॉइंट है 16, हु सेड, किसने कहा था मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, कि जो मिल्टन है वो पोइटिकल सन है स्पेंसर के। तो ये जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट था। सो आंसर इज जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट है 17 पॉइंट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं कहाँ से ली गई हैं? हाउ सून हैड टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, ठीक है। तो ये लाइन्स आपको बतानी है कि कहाँ से ली गई हैं। तो ये एक पोएम है मिल्टन ने लिखी थी ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। जब वो 23 ईयर के हो गए थे तो उन्होंने अपने बर्थडे पर ये पोएम लिखी थी कि हाउ सून हैड टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ, कि जो टाइम है वो यूथ का सब्टल थीफ है जिसने मेरी 20 and 3 ईयर को कितनी जल्दी चुरा लिया। यानी कि मिल्टन अब कितने साल के हो गए हैं? 23 ईयर्स के वो हो गए हैं तब वो ये पोएम कंपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स। मिल्टन की कौन सी सोनेट में ये लाइन ली गई है? सो ये बहुत फेमस सोनेट है मिल्टन की, बार बार हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होती है एज इट इज़। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि गॉड की वो भी सच्ची सेवा करते हैं वो लोग भी जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमारी भी कभी ना कभी टर्म आएगी, ठीक है। तो ये भी सच्ची सेवा है एक तरह से गॉड की। तो ये उनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 19, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये भी लाइन्स हैं, ये कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है, ठीक है। फेम इज़ द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डे। तो ये फेमस लाइन्स ली गई हैं उनकी कविता लिसिडस से जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी इन 1637, ठीक है। लिसिडस से लाइन्स ली गई हैं। फेम इज़ द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट and live laborious days. Next है 20 point, in his sonnet methought I saw my late espoused saint Milton celebrate his, ठीक है। अपनी सोनेट methought I saw my late espoused में किसे सेलिब्रेट करते हैं? सो ये सोनेट उन्होंने डेडिकेट की है अपनी सेकेंड वाइफ को, ठीक है, कैथरीन वुडकॉक को, जिनकी डेथ हो गई थी 1658 में। 1658 में इनकी डेथ हो गई थी और इनकी शादी हुई थी उनके साथ 1656 में, यानी कि 2 ही साल का टाइम स्पेन वो मतलब इनके साथ कर पाए थे और इनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ये अपनी सोनेट इनको डेडिकेट की है। नेक्स्ट पॉइंट है 21, इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री। मिल्टन ने अपनी कौन सी पोएम में पोइट्री के ऊपर व्यूज़ दिए हैं, अपने व्यूज़ पेश किए हैं? तो वो उनकी पोएम है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करी थी, लिसिडस, जो सबसे फेमस पोएम है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 22, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज़। एल एलिग्रो का मीनिंग है, यानी एल एलिग्रो एक लैटिन टर्म है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हैप्पी और चीयरफुल मैन। हैप्पी और चीयरफुल मैन के लिए
ठीक है, ये टर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पर 23, द मीनिंग ऑफ इल पेंसर्सो इज़। इल पेंसर्सो और इल एलिग्रो ये दो मिल्टन की कंपेनियन पोइम्स इनको माना जाता है, जिसमें कि एल एलिग्रो रिप्रेजेंट करती है हैप्पी और चीयरफुल मैन, और ये जो इल पेंसर्सो पोइम है उनकी, ये इल एंड पेंसिव मैन, यानी कि मतलब सैड व्यक्ति। ठीक है, तो ये इनकी पोएम है जो कि 1631 में इन्होंने कंपोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड एल पेंसर्सो आर टेकन फ्रॉम। अब इन पोइम्स हैं ये दोनों, जो इनकी एल एलिग्रो एंड एल पेंसर्सो, इनका टाइटल कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। सो आंसर इज़ म्यूजिकोलॉजी। ठीक है, म्यूजिकोलॉजी से इनका टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट है 25, हु सैड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। किसने कहा था मिल्टन के बारे में कि दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। सो दिस इज़ अ पॉपुलर स्टेटमेंट बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 26, विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जॉयस इन नेचर। ठीक है, मिल्टन की कौन सी पोएम्स एलिजाबेथन स्पिरिट से भरी हुई थी, तो उनकी हॉर्सन पोएम्स थी ये। ठीक है, यानी कि उनका जो इनिशियल फेज था उसमें जो पोएम्स लिखी गई उनके द्वारा, वो सभी की सभी एलिजाबेथन स्पिरिट से भरी हुई थी। सो आपका आंसर हो जाएगा हॉर्सन पोएम्स। नेक्स्ट पॉइंट है 27, विच वन ऑफ दीज डेस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। सो लेमार्टिन का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है 28, एरियोपेजिटिका इज़ ऑल अबाउट। एरियोपेजिटिका किसके बारे में है? सो ये जो पोएम है उनकी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में है। ठीक है, जो कि आई थी 1644 में। नेक्स्ट है 29, एट वॉट एज मिल्टन रोट हिज ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। किस एज में उन्होंने अपनी ये कविता ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी थी? सो इन 21 ईयर्स। ठीक है, मिल्टन का जन्म हुआ था इन 1608 में। 1608 में उनका जन्म हुआ था, और ये जो कविता है ये लिखी गई है 1629। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 21 ईयर्स के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़। जो थीम है पैराडाइज लॉस्ट की वो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, जस्टिफाइज किया है इसमें मिल्टन ने भगवान को जाने का रास्ता इंसान के लिए, कि भगवान तक जाने का क्या रास्ता है इंसान के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड इज़। पैराडाइज रीगेन्ड की थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। ये इसकी थीम है पैराडाइज रीगेन्ड की। नेक्स्ट है 32, हु डेस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स। मिल्टन को इन वर्ड्स में किसने डिस्क्राइब किया है? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। सो इसको हमने अभी पहले डिस्कस किया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी पोइम मिल्टन में मिल्टन को प्रेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। सो आंसर इज ग्रैंड स्टाइल। नेक्स्ट है 34, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू। सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट में किसके साथ कंपेयर किया गया है? सो लिवियाथन के साथ इसे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मिल्टन रोट हिज पेस्टरल एलर्जी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। मिल्टन ने अपनी पेस्टरल एलर्जी लिसिडस किसकी डेथ पर लिखी है? सो उन्होंने अपने कैम्ब्रिज फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर ये लिखी थी एलर्जी इन 1637, जिनकी डेथ हो गई थी एक शिप में, मतलब शिप में डूबने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सैड लिसिडस इज़ द टच स्टोन ऑफ पोइटिक टेस्ट। ठीक है, लिसिडस को टच स्टोन बताया है ऑफ पोइटिक टेस्ट। लिसिडस को टच स्टोन कहने वाले राइटर हैं टेनिसन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ नेक्स्ट टू सैटर्न। ये आपको बताना है। सो आंसर इज, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ नेक्स्ट टू सैटर्न। सो बेल्ज़ेबब इज़ नेक्स्ट टू सैटर्न। ठीक है, ये इसका राइट हैंड है। नेक्स्ट है 38,
हु सैड मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। स्टेटमेंट है जॉन बैली का, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन, मिल्टन को पैशनेट मैन कहा था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की क्वालिटीज किसके अंदर हैं? सो सैटर्न के अंदर है मिल्टन की क्वालिटी। सो आंसर इज ए, ये सैटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ दी। किसके ऑनर में कॉमर्स को प्रेजेंट किया गया था? सो इन द ऑनर ऑफ अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, इनके ऑनर में से प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सैमसन एगोनिस्ट इज ए। ये क्या है सैमसन एगोनिस्ट? तो ये एक क्लोजेट ड्रामा है मिल्टन का, ठीक है। क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है कि ड्रामा टू रीड एंड नॉट टू परफॉर्म, यानी ऐसा ड्रामा जिसे केवल रीड करने के लिए लिखा जाता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मैनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन। ये मैनोआ और ये डेलिया, ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं मिल्टन के किस वर्क में, ये आपको बताना है। सो आंसर है सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। सैमसन एगोनिस्ट में ये दोनों दिखाई देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। ये जो ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस्ट, ये किस पर बेस्ड है? सो ये सोफोक्लीज मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं बताना है आपको। नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल्व और नॉट द बेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्लेस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। ये लाइंस हैं सैमसन एगोनिस्ट से ली गई हैं और सैमसन एगोनिस्ट के द्वारा ही ये बोली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, फोर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose progeny they are. The above lines are taken from। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। तो ये मिल्टन के प्रोज वर्क एरियोपेजिटिका से ली गई हैं, जो कि आया था 1644 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम। Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? And so sepultured in such pomp dost lie, that king for such a tomb would wish to die. The above lines are taken from। ये जो लाइन्स हैं ये मिल्टन की किस कविता से ली गई हैं? सो आपका आंसर है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर से ये जो लाइन्स हैं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। मिल्टन की लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? सो सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी इनकी लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सन बीम। Truth is as impossible to be soiled by any outward touch as the sunbeam. These lines are taken from। ये भी लाइन्स हैं, ये मिल्टन की कविता से ली गई हैं। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, ठीक है। ये डाइवर्स टेक्स्ट है मिल्टन का, इन्होंने डाइवर्स के ऊपर लिखा था इसे इन 1643 में, 1643 उससे ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 49, नन कैन लव फ्रीडम हर्टली बट गुड मैन द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम, but license no man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free. The above lines taken from। ये लाइन्स ली गई हैं मिल्टन के वर्क टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। इस वर्क को लिखने के बाद ही मिल्टन को कॉमनवेल्थ, मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब मिली थी, वहाँ उन्हें लैटिन सेक्रेटरी मतलब फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था मिल्टन को, ठीक है, क्रोमवेल के द्वारा, जब उन्होंने ये वर्क लिखा था। इस वर्क के बाद इसमें इन्होंने जो राजा हैं, राजा के अगेंस्ट लोगों को समझाने की दलील पेश की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, पीस हैथ हर विक्ट्री नो लेस रिनाउंड देन वॉर। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स हैं ऊपर, ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये मिल्टन का वर्क है टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल के लिए मिल्टन ने ये पोइम लिखी थी, उससे ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड एन्जॉय ब्राइट डे। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। कॉमर्स से ली गई हैं ये लाइन, ठीक है। सो आंसर इज कॉमर्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट doth raise to scorn delight and live laborious days. Fame is no plant that grows on mortal soil. The above lines are taken from. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? सो ये लाइंस ली गई हैं मिल्टन की फेमस एलेजी लेसिडस से ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. माई राइजिंग इज़ दाई फॉल. मेरी जीत में तुम्हारी हार है. ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है पैराडाइज रीगेन्ड से, which came in 1671. Next है क्वेश्चन नंबर 54. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. यानी कि हमारा माइंड ही वो ऐसी जगह है जिसे हम जो चाहे बना सकते हैं. अगर हम चाहें तो हम ये फील, जैसा हम फील कर लें वो हमें लगने लगेगा. अगर हम फील करें कि हम हेवन में हैं तो हमें वही फीलिंग आएगी हेवन वाली. अगर हम फील करेंगे कि हम हेल में हैं तो हमें हेल वाली फीलिंग आएगी. तो यानी कि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन आवर माइंड. सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, स्पोकन बाई सैटर्न. पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन. दी एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है. तो ये लाइन्स भी पैराडाइज लॉस से ली गई हैं जो कि सैटर्न के द्वारा बोली गई हैं. उसका कहने का मतलब ये है कि हेल में राज्य करना बेहतर है बजाय स्वर्ग में सेवा करने की. यानी स्वर्ग में हम नौकर बन रहे थे, उससे बेटर है कि हम हेल में हम खुद अपना शासन कर रहे हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्क्वेरेबल विल and study of revenge, immortal hate, and the courage never to submit or yield. ठीक है. सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई हैं जब सैटर्न के द्वारा ये लाइन बोली जाती हैं जब वो अपनी जो फॉलन एंजल्स हैं ना वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए वो अपनी उनको एड्रेस करता है इस तरीके से. नेक्स्ट है 57. फॉर लिबर्टी हैथ ए शार्प एंड डबल एज फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाई जस्ट एंड वर्चुअस मैन, दैट गुड मैन मे enjoy द फ्रीडम विच दे मेरिट एंड बैड द कर्व विच दे नीड. हु सेड, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, as in our will to love or not. In this we stand or fall. Who said? So this statement is also said by John Milton. Next है question number 59. What kind of work Samson Agonist? Samson Agonist किस प्रकार का वर्क है? So ये एक वर्स प्ले है मिल्टन का. नेक्स्ट है 60 पॉइंट. लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय. मिल्टन की लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? सो इट इज़ रिटन बाय सैमुअल जॉनसन. सैमुअल जॉनसन के द्वारा मिल्टन की लाइफ लिखी गई थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन. हु वॉज इट्स पब्लिशर? ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुआ था लंदन में. इसके पब्लिशर कौन थे ये बताना है आपको. सो आंसर इज सैमुअल सिमंस. सैमुअल सिमंस इसके पब्लिशर थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62. हु रोट दैट पैराडाइज लॉस्ट shows of Milton's peculiar power to astonish, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon others. The power of displaying the vast, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy, and aggravating the dreadful. ये किसने लिखा है? ये लाइंस लिखी गई हैं अपने वर्क सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये लाइंस लिखी गई हैं. ठीक है, सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63. पैराडाइज लॉस्ट इज among other things a poem about civil war. Paradise Lost is among other things a poem about civil war. Saturn raises impious war in heaven by leading a third of the angels in revolt against God.
हु सैड, ये स्टेटमेंट दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट को लेकर जॉन लियोनार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, ही इंटरप्रिटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मॉर्टेलिटी टेल and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles Stuart was not. Who was he? ये स्टेटमेंट किसका है? C.S. लुइस के द्वारा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 65, who argued that Milton deserved credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God. विलियम एम्पसन का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, द रीज़न मिल्टन रोट इन फैटर्स व्हेन ही रोट of angels and God, and at liberty when of devils and hell, it because he was a true poet and of the devil's party without knowing it. Who said? ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है विलियम ब्लैक का। ठीक है, आंसर है विलियम ब्लैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क बाई वेल नोन पेंटर Dash, who executed a set of 10 color engraving in 1974. Answer is Salvador Dali. Next है क्वेश्चन नंबर 68, The Temptation and Fall of Eve 1808 is an illustration of Milton's Paradise Lost. It is written by, ठीक है, The Temptation and Fall of Eve एक वर्क है, ठीक है, जो 1808 में लिखा गया विलियम ब्लैक के द्वारा। ठीक है, विलियम ब्लैक के द्वारा इसे लिखा गया, जिसमें क्या किया गया है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसी की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इन सिन डेथ एंड द डेविल 1792 who caricatured the political battle between Pitt and Thurlow as a scene from Paradise Lost. Pitt is death and Thurlow Saturn, with क्वीन चार्लोट एज सीन इन द मिडिल। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये कैरिकेटर है, मतलब एक है ना, तो ये ना एक सटायर टाइप का है जेम्स गिलरी के द्वारा, जिसे उन्होंने 1792 में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल describe the poet's visit to hell, a device adopted from Dante's Divine Comedy and Milton's Paradise Lost. Who is the poet? ठीक है, तो ये एक वर्क है विलियम ब्लैक का, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मतलब हेवन और हेल की शादी, जिसे उन्होंने डिवाइन की दंते की डिवाइन कॉमेडी और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर होकर लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक में सेपरेट किया गया और सेक्शंस या फिर सेक्शंस कह लो, द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, द लॉन्गेस्ट इज डैश विद 1 each 9 लाइन्स, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब इसे 12 बुक में डिवाइड किया गया था मिल्टन के द्वारा, जिसमें आपको बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है इस एपिक की, जिसमें कि 1189 लाइन्स हैं। सो ये बुक 9 है, जिसमें 1000 जो सबसे लॉन्गेस्ट बुक मानी जाती है इस एपिक की। सो आंसर इज बुक 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स। ठीक है, इसे सेपरेट किया गया इस एपिक को 12 बुक्स में, और सेक्शंस चाहे सेक्शन कह लो या फिर बुक, एक ही बात है। द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, द शॉर्टेस्ट इज डैश विद 640 लाइन्स, यानी कि सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो आपको बतानी, जिसमें कि केवल 640 लाइन्स हैं। तो ये बुक 7 है मिल्टन की, जो सबसे छोटी है इस एपिक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, पेंडेमोनियम इज़ द नेम इन्वेंटेड बाई जॉन मिल्टन फॉर द कैपिटल ऑफ। ठीक है, ये जो पेंडेमोनियम टर्म है ये मिल्टन के द्वारा इन्वेंट किया गया था इस उनकी एपिक पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पीयर्स, जो है हाई कैपिटल है सैटर्न और उसके मतलब उसकी सभा, मतलब उसके जो साथी हैं उनकी, तो क्या बोलेंगे इसको, हेल, इंग्लिश में हेल और हिंदी में से पिशाच सभा बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पेंडेमोनियम वॉज बिल्ट इन about an hour by the fallen angel at the suggestion of Mammon। ठीक है,
तो ये जो पैंडेमोनियम है ये केवल 1 घंटे के अंदर बना लिया गया था फालेन एंजल के द्वारा एट द सजेशन ऑफ मेमन के सजेशन पर एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट के एंड होने तक, ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट 1667। इट वॉज डिजाइंड बाय द आर्किटेक्ट। ये किस आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये आपको बताना है। सो आंसर इज मुल्सीबर के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। हेल को पैराडाइज लॉस्ट में और किस नाम से जाना जाता है? सो टारटेरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड। सैटर्न को क्रिश्चियन ट्रेडिशन में क्या बोला जाता है? लूसीफर के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है 77। हु यूजेस मिल्टन एज ए कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन अ पोइम। मिल्टन अ पोइम एक वर्क है विलियम ब्लैक का, ठीक है, जिसमें उन्होंने मिल्टन को एक कैरेक्टर के रूप में यूज़ किया अपनी बुक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शैली व्हेन शी रोट हर नोवेल। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट ने मैरी शैली को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था जब वो अपना नोवेल लिख रही थी इन 1810, मतलब 1810 में वो अपना नोवेल लिख रही थी फ्रैंकेस्टाइन। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने मैरी शैली ने अपना नोवेल लिखा था ये फ्रैंकेस्टाइन, ठीक है, जो कि पीवी शैली की वाइफ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। पीवी शैली कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। पीवी शैली कंस्ट्रक्टेड हिज करेक्टर प्रोमेथ्यूज इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स। ठीक है, पीवी शैली ने अपना जो करेक्टर है उनका प्रोमेथ्यूज अनबाउंड में उनका करेक्टर है प्रोमेथ्यूज, उसमें किसे रिवाइज किया है? तो उसमें उन्होंने मिल्टन का जो सैटर्न है उसे रिवाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, सो आंसर इज सैटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टीनबैक नोवेल इन ड्यूबियस बैटल टेक इट्स टाइटल फ्रॉम। ठीक है, तो अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टीनबैक ने अपना नोवेल लिखा है इन ड्यूबियस बैटल, जिसमें उन्होंने इसका टाइटल लिया है पैराडाइज लॉस्ट से। नेक्स्ट है 81। इन हिज कंट्रोवर्शियल नोवेल द सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी अडेप्ट मेजर मोटिव एंड प्लॉट एलिमेंट फ्रॉम। ठीक है, अपने कंट्रोवर्शियल नोवेल द सैटेनिक वर्सेस में सलमान रश्दी ने बहुत से मेजर मोटिव और प्लॉट एलिमेंट लिए हैं पैराडाइज लॉस्ट से, सच एज फॉल एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे टर्म वगैरह इन्होंने इसको मतलब इमिटेट किया पैराडाइज लॉस्ट को, जैसे फाल एक टर्म है ये यहाँ से लिया है इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। लिब्बा ब्रे यूजेज ए कोट फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट टू नेम द सेकंड बुक ऑफ अ ट्रायलॉजी। लिब्बा ब्रे ने भी एक कोट का यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट के, जिसका मतलब उन्होंने अपनी जो ट्रायलॉजी है उसका नाम रखा है पैराडाइज लॉस्ट के कोट के ऊपर, जो कोटिंग करी थी सैटर्न ने। टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, रेबल एंजल्स। ठीक है, ये वाला जो कोट है ना, इसको उन्होंने अपनी ट्रायलॉजी का टाइटल रखा है लिब्बा ब्रे ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। नेम द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोइम जोसेफ लेंजारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। द इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट 1997 पैकियानो करेक्टर इज नेम्ड आफ्टर। ठीक है, इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट, ये डेविल्स एडवोकेट एक फिल्म का नाम है जिसमें एक करेक्टर है पैकियानो, उसका नाम मतलब वो जो करेक्टर है पूरा के पूरा जॉन मिल्टन के ऊपर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज़ ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन प्रीफेस टू। मिल्टन ने अपने ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर अपने व्यूज़ दिए हैं सैमसन एगोनिस्ट के प्रीफेस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। ट्रेजेडी as it was anciently composed hath been ever held the gravest, smallest and most profitable of all other poems, therefore said by Aristotle to be of power by raising pity and fear or terror to purge the mind of those and such like passions, that is to temper
and reduce them to just measure with a kind of delight stirred up by reading or seeing those passions well imitate, nor is nature wanting in her own effect to make good his assertion, for so in physic thing of melancholic hue and quality are used against melancholy, so against salt, salt to remove salt, humors in which work मिल्टन wrote it। तो ये इतना लंबा जो स्टेटमेंट है ये मिल्टन ने अपने वर्क सैमसन एगोनिस्ट में लिखा है। ठीक है, सो आंसर इज सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मिल्टन रोट हिज एलिजिया प्राइमा अ फर्स्ट लैटिन एलजी। ठीक है, मिल्टन ने अपनी एलिजिया प्राइमा लिखी थी जो कि एक उनकी फर्स्ट लैटिन एलजी है, टू ए फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल, हिज नेम वॉज, है ना, अपनी सेंट पॉल स्कूल का मतलब फ्रेंड था, उसके लिए उन्होंने ये एलजी लिखी थी जिसका नाम था चार्ल्स जियोटी। ठीक है, आंसर इज चार्ल्स जियोटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, हु रोट अ पोएम एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये पोएम है, लिखी है किसने, एपिटैफ। एपिटैफ पोएम लिखी है ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक पोएम लिखी है एपिटैफ। ठीक है, तो ये मिल्टन ने लिखी है, जॉन मिल्टन, जिन्होंने एपिटैफ लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आर्केड्स एंड कॉमर्स। आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन्स टू फेमस क्या हैं, मास्क हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं, मिल्टन की मास्क हैं, कॉमर्स और आर्केड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674। ठीक है, अपनी डेथ से जस्ट before, Milton supervised a second edition of Paradise Lost, accompanied by an explanation of why the poem rhymes not and prefatory verses by Andrew Marvell। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, विच पोइट शो हिमसेल्फ एज मिल्टन पोइटिकल सन। कौन से पोइट हैं जो अपने आप को मिल्टन का पोइटिकल सन मानते हैं, तो ये हैं विलियम ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लैक अपने आप को मिल्टन का पोइटिकल सन मानते हैं, जबकि मिल्टन को किसका पोइटिकल सन माना जाता है, स्पेंसर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, हु रोट इन द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ heightening or of setting terrible things, if I may use the expression in their strongest light, by the force of a judicious obscurity than Milton। So एडमंड बर्ग का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मिल्टनिंग वर्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रादर आर्टिस्ट ह्यूमर, एंड दैट पैराडाइज लॉस्ट वॉज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी, हु एक्सक्लेम्ड इट। ये स्टेटमेंट है जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स ने पैराडाइज लॉस्ट को ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, हु क्लेम्ड सेइंग द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प। ठीक है, ये किसने कहा है कि जो स्टडी है मिल्टन की, इसमें मतलब कोई हेल्प, मतलब कोई काम की नहीं है, इट वॉज ओनली हिंड्रेंस। ये क्या है कि हिंड्रेंस है, टी.एस. इलियट ने कहा है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट इन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट इन द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट मिल्टन इज द सेंटर प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। ये हैरोल्ड ब्लूम ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, अ कोटेशन, अ गुड बुक इज़ द प्रीसियस। एक गुड बुक, अच्छी किताब बहुत कीमती होती है। लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट एम ब्लेम्ड and treasured up on purpose to a life beyond life is taken from Milton's। ये मिल्टन के एरोपेजिटिका से लिया गया है, which came in 1644। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज अवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट। मिल्टन को ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट कहने वाले पोइट हैं फिलिप पुलमैन। फिलिप पुलमैन ने मिल्टन को ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट कहा है, पब्लिक पोइट फिलिप पुलमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, हु सेड इन 1734 मिस्टर मिल्टन इज एस्टीम द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स एमंग अस। ये स्टेटमेंट है जो बोला गया है इज़ाक वाट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, सैमसन एगोनिस्ट
ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द, ये सैमसन एगोनिस्ट है, ये स्टोरी ली गई है सैमसन की ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है, ठीक है, ये बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माइकल ली posits that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed, it exults in violence. Which of Milton's work he is talking about? ठीक है, मतलब इसमें इन लाइंस में ये जो है माइकल ली मिल्टन के किस वर्क के बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं सैमसन एगोनिस्ट के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, सैमसन, मैनोआ, डेलिया, हरप्पा आर द करेक्टर्स इन मिल्टन्स। ये सैमसन, मैनोआ, डेलिया, हरप्पा ये सभी के सभी करेक्टर मिल्टन के किस वर्क में अपीयर होते हैं? सो आंसर है आपका सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, मिल्टन डिस्क्राइब सैमसन एज बीइंग आईलेस इन गाजा। मिल्टन ने सैमसन को आईलेस इन गाजा कहा है। अ फ्रेज दैट हैज़ बिकम द मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ एगोनिस्ट विच नोवेलिस्ट यूज इट एज अ टाइटल फॉर हिज 1936 नोवेल आईलेस इन गाजा। ठीक है, मिल्टन का जो फ्रेज़ है आईलेस इन गाजा इन्होंने सैमसन एगोनिस्ट को दिया था। इस फ्रेज़ को किस राइटर ने अपने नोवेल का टाइटल बनाया है? सो ये है एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले ने आईलेस इन गाजा अपने नोवेल का टाइटल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, द ड्रामा स्टार्ट इन मीडिया रेस। सैमसन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्टीन्स। ठीक है, ये जो ड्रामा है मीडिया रेस से स्टार्ट होता है जिसमें सैमसन को कैप्चर्ड दिखाया गया फिलिस्तीन के द्वारा एंड हिज हेयर द कंटेनर ऑफ हिज स्टैंड, और उसके जो हेयर थे जिसमें उसकी शक्ति समाहित थी कट ऑफ काट दिए जाते हैं एंड हिज आइज कट आउट, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। सैमसन इज़ ब्लाइंड एमंग एनमीज, वो अपने दुश्मनों के बीच में अंधा बना हुआ है। ओ रोज दैन चेन्स, और चेन्स में जकड़ा हुआ है। दीज लाइन्स रेफर टू मिल्टन्स। ठीक है, तो ये है सैमसन एगोनिस्ट है मिल्टन का, जो मीडिया रेस से स्टार्ट होता है और जिसमें मतलब वो कैप्चर्ड के रूप में सैमसन एगोनिस्ट को दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोजेट ड्रामा। मिल्टन ने अपने क्लोजेट ड्रामा में कोरस का यूज़ किया है, तो इन्होंने सैमसन एगोनिस्ट में कोरस का यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रोड दैट द पीस वॉज ए ड्रामेटिक पोएम इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ए ड्रामा। ठीक है, अपने टाइटल पेज पर उन्होंने ड्रामेटिक पोएम लिखा है बजाय ड्रामा लिखने के। दिस वर्क वॉज, ये कौन सा वर्क है मिल्टन का? सो दिस इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट को मिल्टन ने ड्रामेटिक पोएम कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, इन राइटिंग द पोएम मिल्टन इन choosing the character of Samson as his hero was also illustrating his own blindness which afflicted him in his later life. This poem was, so this poem है Samson Agonist। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, who said, किसने कहा था, that paradise regained is practically sui generis in its poetic execution। ठीक है, पैराडाइज रीगेंड को प्रैक्टिकली सुई जनरस कहा है नॉर्थरॉप फ्राई ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, हु रोड द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन, 5 ऐसे ऑन मिल्टन्स एपिक। ठीक है, ये क्रिटिकल वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया? रिटर्न टू ईडन, 5 ऐसे ऑन मिल्टन एपिक। ठीक है, 5 ऐसे ऑन मिल्टन एपिक, नॉर्थ ऑफ फ्राई का वर्क है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, हु सेड टू मिल्टन, मिल्टन से किसने कहा था, दाउ हैज़ सेड मच हेयर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कि तुमने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो बहुत कुछ कह लिया, बट वॉट हैज़ दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड, लेकिन पैराडाइज फाउंड के बारे में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ये किसने कहा था मिल्टन से? सो ये कहा था एलवुड ने। ठीक है, उनके कहने पर ही फिर मिल्टन ने पैराडाइज रीगेंड की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, हु हैज़ लेबल्ड पैराडाइज रीगेंड एज ए ब्रीफ एपिक। पैराडाइज रीगेंड को ब्रीफ एपिक कहने वाले कौन हैं? सो बारबरा के लेविस्की ने मिल्टन इसको पैराडाइज रीगेंड को ब्रीफ एपिक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज रीगेंड एट हिज कॉटेज इन
चार्ल्स फॉन्ट सेंट गाइल इन। ये मिल्टन ने पैराडाइज रिगेंट को अपनी कॉटेज में कंपोज किया था, जो कि थी बकिंघम शायर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मिल्टन की पोइट्री को मिरर कहने वाले कौन है, जिसमें उन्होंने कहा है उन्होंने कि मिल्टन की पोइट्री एक मिरर की तरह है जिसमें उनके करेक्टर्स बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्टेड होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय मैकमिलान। ओके, आंसर इज मैकमिलान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, alone of English poets, alone in English art. Milton has it. He is our greatest artist in style, our one first rate master in grand style. Who said this? So this statement is said by Matthew Arnold. Next point है, had Milton been a man of very keen senses, first mean of all the five senses, his blindness would not have mattered so much. But for a man whose sensuousness, such as it was, had been withered early by book learning, and whose gifts were naturally oral, it mattered a great deal. Who said it? किसने कहा था ये? ये कहा गया था T.S. एलियट के द्वारा। सो आंसर इज T.S. एलियट। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर्स पैसन इज पैसन modified by passion. Milton is passion modified by contemplation. Who said this? ये स्टेटमेंट बोला गया है हैजलिट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, विच फ्रेंच ऑथर लेविसली प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 1727 व्हेन राइटिंग ऑफ एपिक पोइट्री। ठीक है, ये कौन से फ्रेंच ऑथर हैं जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की खूब दिल खोलकर प्रशंसा की है इन 1727 में वाइल राइटिंग ऑफ एपिक पोइट्री लिखते वक्त? तो ये वॉल्टेयर हैं जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की लेविसली प्रेज की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, शैलीज प्रोमैथ्यूज एंड प्रोमैथ्यूज अनबाउंड। ठीक है, इनका वर्क था शैली का प्रोमैथ्यूज अनबाउंड। इसमें इन्होंने अपना जो करेक्टर है प्रोमैथ्यूज, इसे इनका जो करेक्टर है ये क्लोजेट ड्रामा है शैली का प्रोमैथ्यूज अनबाउंड। इसका जो हीरो है प्रोमैथ्यूज, ये किस पर बेस है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये मिल्टन का जो सैटर्न है उस पर ही बेस है। ठीक है, जिसे मॉडल किया गया था 1820 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, हु कंप्लेन दैट मिल्टन्स एपिक वर्स लैक्ड अर्नेस्ट फीलिंग। ठीक है, ये कंप्लेन करिए किसने शिकायत करी है कि मिल्टन का जो एपिक वर्स है उसमें अर्नेस्ट फीलिंग की कमी है। कमी बताइए अर्नेस्ट फीलिंग की। वॉज स्टिफ एंड टॉर्टुअस एंड वॉज सो इनफ्लेक्सिबल दैट इट डिस्करेज्ड इमिटेशन। ठीक है, स्टिफ टॉर्टुअस कहा है और इनफ्लेक्सिबल बताया है। ठीक है, डिसइनकरेज इमिटेशन T.S. एलियट ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, इन विच ऑफ हिज वर्क मिल्टन कंटेंट दैट द बेसिस ऑफ मैरिज इज कॉम्पेटिबिलिटी। यानी कि मिल्टन ने कौन से अपने वर्क में कहा है कि जो शादी है उसका आधार कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि मधुर संबंध। इन शादी का जो बेस है वो कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए संबंधों में। इफ़ द पार्टनर आर नो लॉन्गर कॉम्पैटिबल, अगर पार्टनर आपका कॉम्पैटिबल नहीं है आपके साथ, ही आर्ग्यू द मैरिज इज़ इन इफेक्ट डिसॉल्व, तो उस मैरिज को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ऐसी मैरिज को। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, ये उनका वर्क आया था, ये उनके डाइवोर्स एक्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें उनका फर्स्ट वर्क है ये द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, ये आया था उनका 1643 में। ठीक है, मैरी पॉवेल के साथ उनके जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण डिस्क्रेपेंसी थी उनकी एज में उनकी वाइफ के साथ। तब उन्होंने ये अपने जो डाइवोर्स एक्ट हैं वो लिखे थे। इसमें उन्होंने कहा था कि जो शादी में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, ऐसी शादी को ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून इररिकवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, आपको बताना है लाइन कहाँ से ली गई हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून इररिकवर
ably dark total eclipse without all hope of day. So सैमसन एगोनिस्ट से लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121. द फॉलोइंग्स लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. कहाँ से लिए हैं ये लाइन्स? द सन टू मी इज़ डार्क, सन टू मी इज़ डार्क and silent as the moon when she deserted the night hid in her vacant interlunar cave. ये लाइन भी सैमसन एगोनिस्ट से ली गई हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. लाइन्स कहाँ से लिए हैं? टू लिव ए लाइफ हाफ डेड. ठीक है, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, अ लिविंग डेथ, एक जिंदा मृत्यु है ना. ये लाइन्स भी सैमसन एगोनिस्ट से ही ली है. नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वाइजेस्ट मैन हैव इट एंड बाई बैड वुमेन बीन डिसीव्ड. ठीक है, वाइजेस्ट मैन बैड वुमेन के द्वारा मतलब धोखा खाते हैं. ये यहाँ पर डेलिया के लिए सैमसन कह रहा है. सैमसन एगोनिस्ट से ये लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर 124. ये भी लाइन्स हैं. जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन unless there be who think not God at all. सैमसन एगोनिस्ट के द्वारा ये लाइन बोली गई है इन सैमसन एगोनिस्ट में. ठीक है, यहाँ भी यही गलती है कि गॉड ने मना करी थी सैमसन एगोनिस्ट को कि वो अपनी शक्तियों के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी वही सैमसन एगोनिस्ट ने अपनी डेलिया अपनी वाइफ को बता दी अपनी शक्ति के बारे में, और बाद में क्या होता है उसके साथ आप लोगों को पता ही है. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं बताना है. माई रेस ऑफ ग्लोरी रन and race of shame and I shall shortly be with them at rest. सैमसन एगोनिस्ट से ये लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट है 126. हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन सैमसन एगोनिस्ट. सैमसन एगोनिस्ट में ये लाइन किसके द्वारा बोली गई हैं? इन आर्ग्यूमेंट विद मैन अ वोमैन एवर. ये लाइन सैमसन एगोनिस्ट में बोली गई है किसके द्वारा? गोज बाई द रोज वॉच एवर बी हर कॉज. डेलिया के द्वारा ये बोली गई है लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 127. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. फेम इज नॉट डबल फेस्ड, इज डबल माउथेड एंड विथ कंट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डीड. ये लाइन्स भी सैमसन एगोनिस्ट की हैं कि फेम इफ़ नॉट डबल फेस्ड, ठीक है, डबल फेस्ड इज डबल माउथेड एंड विथ कंट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम मोस्ट डीड. सैमसन एगोनिस्ट. नेक्स्ट लाइन्स हैं यहाँ पर. येट ब्यूटी दो इंजूरियस हैथ स्ट्रेंज पावर आफ्टर ऑफेंस रिटर्निंग टू रेन लव वंस पजेस्ड. ये लाइन्स सैमसन एगोनिस्ट के द्वारा बोली गई हैं सैमसन एगोनिस्ट में. नेक्स्ट लाइन्स हैं यहाँ पर. लव क्वेरल्स ऑफन इन प्लीजिंग कंकोर्ड एंड. लव क्वेरल ऑफन इन प्लीजिंग कंकोर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रेजरी. सैमसन एगोनिस्ट के द्वारा बोली जाती हैं लाइन्स. लाइन्स हैं यहाँ पर. बोस्ट नॉट ऑफ वाट दाउ वुडेस्ट हैव. ठीक है, जो भी कुछ तुम्हारे पास उसकी सेखी मत मारो, बट डू, केवल करो वॉट देन दाउ वुडेस्ट. सैमसन एगोनिस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. फॉर इविल्स न्यूज राइट पोस्ट while good news beat. सैमसन एगोनिस्ट. नेक्स्ट लाइन्स हैं यहाँ पर. बट ही दो ब्लाइंड ऑफ साइट despised and thought extinguished quite with inward eyes illuminated his fairy virtue roused from under ashes into sudden flame. नेक्स्ट लाइन्स हैं यहाँ पर. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन. नेक्स्ट लाइन्स हैं यहाँ पर. बट ही दो ब्लाइंड ऑफ साइट despised and thought extinguished quite with inward eyes illuminated his fairy virtue roused from under ashes into sudden flame. These lines are also taken from Samson Agonist. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज़ द नेम ऑफ मास्क रिटन बाय मिल्टन. उस मास्क का नाम बताना है जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी. ठीक है, ऑनर ऑफ चैस्टिटी में, एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन
Macchia and first presented on Michaelmas 29 September 1634 before John Egerton, Earl of Brisbane at Ludlow Castle in celebration of the Earl's new post as President of Wales। ठीक है, तो मास का नाम बताना है। ये लिखी गई थी अर्ल ऑफ ब्रिस्बाटर के सम्मान में। ठीक है, लूडलो कासल में इसको प्रेजेंट किया गया था फर्स्ट टाइम 29 सितंबर 1634 में। तो कॉमर्स है ये। नेक्स्ट है 134 द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। लाइन्स हैं ये, कुछ यहाँ पर बतानी है। बिफोर द स्टेरी थ्रेश होल्ड ऑफ जॉब्स कोर्ट माई मैनिसन इज अबव द स्मोक एंड स्टिर ऑफ दिस डिम स्पॉट विच मैन कॉल अर्थ। कॉमर्स, कॉमर्स से लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 135 द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये भी लाइन्स हैं। आई डिड नॉट एयर देयर डज ए सेबल क्लाउड turn forth her silver lining on the night and cast a gleam over his tufted grove। ये कॉमर्स से लाइन्स ली गई हैं। ठीक है। I took it for a fairy vision of some gay creature of the element that in the color of the rainbow live and plighted cloud। ये भी लाइन्स भी कॉमर्स से ली गई हैं, मिल्टन के कॉमर्स से। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइन्स ही हैं यहाँ 137 सम से नो इविल थिंग दैट वॉक बाई नाइट। सम से नो इविल थिंग दैट वॉक बाई नाइट इन फॉग और फायर बाई लेक और मोरिस फैन ब्लू मेगर हैग और स्टूबन अनलेड घोस्ट दैट ब्रेक हिज मैजिक चेन्स एट कर्फ्यू टाइम नो गॉबलिन और स्वाट फेरी ऑफ द माइंड हैथ हर्टफुल पावर ओवर ट्रू वर्जिनिटी। कॉमर्स, कॉमर्स से ये लाइन्स जो है ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 138 द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी नॉट हार्श एंड क्रेप्ड एज डल फूल सपोज बट म्यूजिकल एज इन अपोलोज ल्यूट एंड परपेचुअल feast of nectar sweet where no crude surfeit rain। Commerce। Next है 139 the following lines are taken from thou cannot not touch the freedom of my mind। thou cannot, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में भी आई थी अभी। thou cannot not touch the freedom of my mind। कॉमर्स से है ये लाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर 130 नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 140। यहाँ भी लाइन्स हैं, कहाँ से ली गई हैं बताना है आपको। ब्यूटी इज़ नेचर्स कॉइन मस्ट नॉट बी हॉर्डेड बट मस्ट बी करेंट एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस। ठीक है, दीज लाइन्स ऑल्सो टेकन फ्रॉम कॉमर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 141 love virtue she alone is free। love virtue she alone is free she can teach a how to climb higher than the sapphire chime or if virtue feeble were heaven itself would stoop to her। कॉमर्स से लाइन्स हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 विच ऑफ मिल्टन्स वर्क बिगिन्स विद दिस लाइन। मिल्टन का कौन सा वर्क इन लाइन्स के साथ स्टार्ट होता है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉड डेथ इन टू द वर्ल्ड एंड ऑल अवर वो with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat। So these famous lines are taken from Paradise Lost। ठीक है, ओपनिंग लाइन्स हैं ये Paradise Lost की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम who overcomes by force hath overcome but half his foe। Paradise Lost से ही ये भी लाइन्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ग्रेस वॉज इन ऑल हर स्टेप्स
हेवन इन हर आइज़, ठीक है, हेवन उसकी आंखों में है, ग्रेस उसके हर कदम पर है। इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव, उसके हर गेस्चर में डिग्निटी है, प्यार है। ये पैराडाइज लॉस्ट की बुक 8 से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नॉर लव दाई लाइफ नॉर हेट बट वॉट दाउ लिवेस्ट, लिव वेल, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट परमिट टू हेवन। ये लाइन्स ली गई हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 7 से ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। हु अप्रिसिएटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए पोएम विच कंसिडर विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइन, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट को यहाँ प्रेज किया है कि उसे रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 146। हु एप्रिसिएटेड पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट को किसने एप्रिसिएट किया है। अ पोएम विच कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड अमंग द प्रोडक्शंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज किया है इन शब्दों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द बुक्स विच द रीडर एडमायर्स एंड लेज डाउन and forget to take up again. None ever visit longer than it is. Its pursuit is a duty rather than a pleasure. We read Milton for instructions, retire hasty and overburdened, and look elsewhere. For recreation, we desert our master and seek for companions whose comment are these. किसके कमेंट हैं ये? सैमुअल जॉनसन का कमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। इन विच कॉमिक बुक सीरीज द कैरेक्टर लूसीफर कमेंट ऑन, किस बुक सीरीज में लूसीफर पर कमेंट किया गया है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन एज वी डिड नॉट से इट, मिल्टन सेड इट। ये हम नहीं कह रहे हैं, मिल्टन ने कहा है। एंड ही वॉज ब्लाइंड, और वो अंधा था। द सैंडमैन सीजन ऑफ मिस्ट बाई नेल जीमैन, ठीक है, इनका वर्क है ये बाई नेल जीमैन के द्वारा। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 149। जॉन मिल्टन इज अ कैरेक्टर इन ए फिल्म released in 1997 about a hotshot lawyer who gets more than he bargained for when he learns his new boss is Lucifer himself. The film is directed by Taylor Hackford. It is based on a novel by Andrew Niederman. The film is, ठीक है, तो इस फिल्म का आपको नाम बताना है कि ये कौन सी फिल्म है। द डेविल एडवोकेट, ये जॉन मिल्टन के ऊपर फिल्माई गई है ये फिल्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। हु रोट द वर्क अ नोट ऑन वर्स ऑफ जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन। सो T.S. Eliot wrote the work, a note on the verse of John Milton praising John Milton. जॉन मिल्टन को प्रेजिंग करते हुए T.S. Eliot ने अपना एक वर्क लिखा है जिसका नाम है ए नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन, यानी कि जॉन मिल्टन की जो कविता हैं उन पर एक उनका वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608, 1608 में इनका जन्म हुआ था। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आपसे उनका बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है। सो जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न लंदन ब्रेड स्ट्रीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, किसकी मेमोरी में उन्होंने अपना ये वर्क लिखा है मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। तो उन्होंने ये वर्क अपनी वाइफ, अपनी सेकेंड वाइफ कैथराइन वुडकॉक की मेमोरी में लिखा है, क्योंकि इनकी शादी इनसे हुई थी 1656 में इनकी शादी हुई थी। एंड आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब शादी के 2 साल बाद, इन 1658 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जब इनको याद करते हुए मिल्टन ने एक कविता की रचना की है, ठीक है, मी थॉट, जिसका नाम है आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंडर्ड आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन टू मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, इनमें से मतलब कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की व्याख्या करी है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट को इमिटेट किया है, उसको इलस्ट्रेट किया है, तो वो आपको बताना है। तो इनमें से सबसे मेन और प्रोमिनेंट पोइट हैं विलियम ब्लैक, फिर हैं गस्टेव डोर, हेनरी फ्यूजिल, जॉन मार्टिन, एडवर्ड फ्रांसिस बर्ने एंड रिचर्ड वेस्टल, और हैं फ्रांसिस हेमैन ETC, है ना। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं वो ये वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। यानी कि अपने कौन से वर्क में मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, और अपोज किया यानी विरोध किया है लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। ठीक है, लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप का विरोध किया है। तो अपना जो उनका वर्क है एरियोपेजिटिका, ये उनका एक प्रोज वर्क है जो कि आया था 1644 में। ठीक है, लाइसेंसिंग यानी कि पार्लियामेंट ने एक बिल निकाला था लाइसेंसिंग 43 में, एक उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि कोई भी वर्क जो है वो पब्लिश कराने से पहले उसका रिव्यू किया जाएगा, देन पब्लिश होगा। इस पर मिल्टन ने ऑब्जेक्शन उठाया था, और तब उसके विरोध में मतलब लाइसेंसिंग ऑर्डर जो कि आया था इन 1643 में लाइसेंसिंग ऑर्डर आया था पार्लियामेंट का, उसके अगेंस्ट में मिल्टन ने अपना ये जो है एरियोपेजिटिका लिखा था 1644 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1667 कंप्राइजेज डैश बुक्स। यानी कि जो फर्स्ट एडिशन है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का जो कि 1667 में आया था, वो कितनी बुक्स में है। तो टोटल मतलब 10 बुक्स में है ये। इनका फर्स्ट एडिशन 10 बुक्स में है, लेकिन बाद में जो सेकेंड एडिशन आया था वो हमें पता है वो 12 बुक में था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, ये लिखा गया है इनका पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर फील्ड चला गया, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं चला गया, इज़ स्पोकन बाय, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लाइन है जो कि सैटन के द्वारा बोली गई है इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, मिल्टन अपना पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़, यानी कि जो म्यूज़ है उसके आवाहन के साथ वो अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। म्यूज़ होती है काव्य की देवी, यानी कि एपिक गॉडेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, मिल्टन इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज, मिल्टन फेमस हैं बहुत ज़्यादा अपनी ग्रांड स्टाइल के लिए, ग्रांड स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं, जो कि किसी भी एपिक में यूज़ होने वाली लैंग्वेज को हम ग्रांड स्टाइल ही कहते हैं, क्योंकि वो साधारण लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन डैश इज़, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड इन मतलब रह गया है वो फिल करना है। तो ये पूरी लाइन है बेटर टू रेन इन हेल, यानी कि मतलब हेल में राज्य करना बेटर है देन सर्व इन हेवन, बजाय स्वर्ग में सेवा करने के, यानी कि राजा होना ज़्यादा अच्छा है नौकर होने से। ठीक है, तो ये सैटन की लाइन है। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा हेवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, इन विच ईयर, किस ईयर में मिल्टन लिसिडस वॉज रिटन, मिल्टन की लिसिडस लिखी गई। तो ये भी उनका बहुत फेमस वर्क है जो कि आया था 1637 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी गई है किसके द्वारा बताना है आपको। सो आंसर इज सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न विद, मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है वो संबंधित है लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की लिबर्टी से, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि
कुछ भी पब्लिश करने की, लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये इनका बहुत फेमस प्रोज वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की राइटर हैं, कौन है? सो जॉन मिल्टन इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। सो आंसर इज जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है 166, मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मिल्टन की पोइटिक स्टाइल है उसे ग्रांड स्टाइल बोला जाता है। सो आंसर इज ग्रांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। कौन सा स्टेटमेंट रेफरेंस टू जॉन मिल्टन इनकरेक्ट है, आपको बताना है। सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। सैमसन एगोनिस्ट में यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, हु मूव्ड मिल्टन फॉर इंस्पायरिंग बैड ब्लैंक वर्स बट ही रिकॉग्नाइज्ड दैट मिल्टन्स वर्स स्टाइल वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियली। हु मूव्ड, किसने मूव किया है मिल्टन की इंस्पायरिंग बैड ब्लैंक वर्स बोलकर, बट बाद में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि मिल्टन वर्स स्टाइल वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। मतलब पहले मोकरी, मतलब मूव किया है, बाद में उनको इन्फ्लुएंसिव कहा है। ये कहने वाले हैं सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, विच पोइट एनालाइज मिल्टन्स वर्सिफिकेशन इन मोनोग्राफ मिल्टन्स प्रोसोडी। So Robert Bridges analyzed Milton versification in the monograph Milton's Prosody. Next 170, which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness। कौन सा स्टेटमेंट मिल्टन की sonnet on his blindness को लेकर मतलब ट्रू है। Milton did not give अ टाइटल टू हिज सोनेट। उन्होंने अपनी सोनेट को टाइटल नहीं दिया था। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। बाद में जो पब्लिशर हैं उनके द्वारा इसको टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट थीम फ्रॉम। मिल्टन का जो पैराडाइज रीगेन्ड है उसने अपनी जो इसकी थीम है वो मिल्टन ने कहाँ से ली है? सो सेंट ल्यूक गॉस्पेल से मिल्टन ने इसकी थीम ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर गिवन ब्लो। ये रिमार्क किया गया है अपने फादर के बारे में, किसने किया है? माई फादर डेस्टिन मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड विद सच avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। So ये कहने वाले हैं जॉन मिल्टन रिमार्क अबाउट हिज फादर, मतलब कि मेरे फादर ने मुझे इस तरीके से इंस्पायर किया था बचपन में, जब वो ओनली 12 साल के थे। उसके बाद उन्होंने मतलब बुक से कभी रिटायरमेंट लिया ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। किसके लिए यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं? द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ठीक है, तुम्हारी सोल जो है एक स्टार की तरह है जो कहीं रहती है। जॉन मिल्टन को प्रेज कर रहे हैं वो अपनी पोएम लंदन 1802 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपनी अंधेपन की अवस्था में, विद हुम मिल्टन कंपेयर हिमसेल्फ। मिल्टन ने अपने आप को किसके साथ कंपेयर किया है? सो ब्लाइंड थैमसिस, ब्लाइंड म्योंडिस, टायरेसिस के साथ भी, एंड फेनियस, है ना, इन लोगों के साथ इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑरेव रेफर्स टू। ठीक है, ओपनिंग इन्वोकेशन में पैराडाइज लॉस्ट के ऑरेव को रेफर किया गया है माउंट हॉरेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर। मिल्टन की किस वर्क में डेलिया अपीयर होती है? सो ये इनका वेल नोन वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, जिसमें हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी कि
वे लोग जो वो लोग भी गॉड की सच्ची सेवा करते हैं, जो केवल क्या करते हैं, खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। किस चीज़ का? उनकी खुद की टर्म आने का वो वेट करते हैं। ये भी गॉड की सच्ची सेवा होती है। अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम, किस पोइम से है ये लाइन? सो उनकी फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, ठीक है, वहाँ से है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, इन विच वर्क Milton state that while the still morn went out with sandals grey, while the still morn went out with sandals grey, ये किस वर्क में मिल्टन ने कहा है? तो उन्होंने अपनी कविता लिसिडस में ये लाइन कही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, अपने किस वर्क के माध्यम से मिल्टन ने भगवान का रास्ता बताया है व्यक्ति के लिए? तो ये है उनका पैराडाइज लॉस्ट, जिनमें उन्होंने भगवान के पास जाने के रास्ते को फिक्स मतलब जस्टिफाई किया है कि भगवान के पास जाने का रास्ता कैसे होके मतलब जाया जाता भगवान के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज़ नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सी पोइम जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज नहीं की गई है? सो ट्रू लव इज़ नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल, मिल्टन की जो ग्रांड स्टाइल है उसके मुख्य फीचर्स क्या हैं? तो उसकी विशेषता है सबलिमिटी एंड पोइटिक ग्रांड्यू, एलिवेटेड क्लासिसिज्म, माइटी लैंग्वेज एंड रिटोरिकल डिवाइसेस एंड पावरफुल ब्लैंक वर्स। ये सब उनके जो ग्रांड स्टाइल यूज़ करी है उन्होंने, वो सब इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंजिलिकानो इज ए लैटिन पॉलीमिक बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो एक लैटिन पॉलीमिक है जॉन मिल्टन का, जो कि पब्लिश हुआ था इन 1651 में। द फुल टाइटल ऑफ दिस वर्क इन इंग्लिश इज़, इसका फुल टाइटल क्या है इंग्लिश में, यानी कि ये एक लैटिन इंग्लिश में इसका फुल टाइटल है जॉन मिल्टन एन इंग्लिश मैन, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो वॉज कमीशनड by Parliament during Oliver Cromwell Protectorate of England as a response to a work by क्लॉडियस सैलमेसियस एंटाइटल, यानी कि ये जो वर्क था मिल्टन का, ये क्लॉडियस सैलमेसियस के वर्क के रेस्पॉन्स में आया था, ठीक है, जिन्होंने लिखा था डिफेंसियो रेजियो प्रो कैरेलो 1, जिसका इंग्लिश टाइटल है रॉयल डिफेंस ऑन बिहाफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, सैलामेसियस आर्ग्यूड दैट द रेबल्स लीड बाय क्रोमवेल वर गिल्टी ऑफ रेजिसाइड फॉर एग्जीक्यूटिंग किंग चार्ल्स। मिल्टन रेस्पॉन्डेड विद ए डिटेल्ड आंसर है जस्टिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, विच पॉलिटिकल ट्रैक्ट by John Milton in 1654 was written as a sequel to his Defensio pro populo Anglicano, ठीक है। मिल्टन का कौन सा पॉलिटिकल ट्रैक्ट 1654 में पब्लिश हुआ था एक सीक्वल के रूप में, उनका जो डिफेंसियो प्रो पॉपुलो है इसका सीक्वल के रूप में आया था, वो है डिफेंसन सिकांडा। डिफेंसन सिकांडा अ पॉलिटिकल ट्रैक्ट बाय जॉन मिल्टन इन 1654। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, इन विच वर्क जॉन मिल्टन डिफेंड द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ ए गवर्नमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी। ही ऑल्सो अटैक द कंसेप्ट ऑफ टाइटल एंड अदर फॉर्म ऑफ पॉम्प। सो डिफेंसन सिकांडा 1654। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकारनेशन। मिल्टन की कौन सी पोइम डिस्क्राइब करती है क्राइस्ट इनकारनेशन एंड इज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। द पोइम ऑल्सो कनेक्ट द इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसीफिक्शन। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन has according to
Thomas Corn, generally being recognized as Milton's first manifestation of poetic genius and qualitatively a poem to be set alongside Lycidas, and a masque presented at Ludlow Castle 1634 as his most significant poetic work before Paradise Lost. So answer है on the morning of Christ Nativity 1629, Thomas. Next question number 189. In which work of Milton we come across debauched Comus, a character inspired by the god of revelry? ठीक है, मिल्टन के कौन से वर्क में हम मिलते हैं डिबाउच कॉमस से, है ना, जो एक मेलासियस कैरेक्टर है और इंस्पायर्ड है बाय द गॉड ऑफ रेवलरी. सो ये उनका कॉमस वर्क है, कॉमस, जो कि एक मास्क है, प्रेजेंटेड एट लूडलो कासल इन 1634. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190. कॉमस अर्जेस द लेडी टू बी नॉट कोय. मतलब जो कॉमस है वो लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, एंड ड्रिंक फ्रॉम हिज मैजिकल कप. उसका जो मैजिकल कप है उससे ड्रिंक कर लो, रिप्रेजेंटिंग सेक्सुअल प्लीजर एंड इनटेम्परेंस, बट शी रिपीटेडली रिफ्यूजेज. लेकिन वो मना कर देती है. आर्ग्यूइंग फॉर दी, क्या आर्ग्यू रहता है उसका? वर्चुअसनेस और टेम्परेंस एंड चेस्टिटी. ठीक है, जो लेडी है वो चेस्टिटी का प्रतीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191. लिसिडस इज़ अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन. लिसिडस मिल्टन की कविता लिखी गई थी 1637 में, जो कि एक पेस्टरल एलेजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी. नेक्स्ट है 192. इन विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड फोबियस द सन गॉड एंड जोब किंग ऑफ गॉड वॉइस. कौन सी कविता में मिल्टन की ग्रीक गॉड फोबियस मतलब सन गॉड और जोब जो किंग ऑफ गॉड इन्हें कहा जाता, उनको आवाज़ देखने को मिलती है? सो ये उनकी कविता लिसिडस है इन 1637. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193. जॉन मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज. मिल्टन की कविता व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट मोर पॉपुलरली नोन, मतलब और किस नाम से वो जानी जाती है? सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से वो काफ़ी पॉपुलर है. नेक्स्ट है 194. मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए पिटार्कन सोनेट विद द राइम स्कीम. इसकी राइम स्कीम क्या है? ABBA CDE CDE. ठीक है, पिटार्कन सोनेट है ये उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसकी राइम स्कीम है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195. 194. मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटर यूजेस ऑफ. ठीक है, मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एक गुड एग्जाम्पल है एन्जाम्बमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196. विच पोएम ऑफ मिल्टन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ. सो 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. ये उनकी on his blindness कविता से ही लाइन ली गई है कि 1000 मतलब हज़ारों दूत उनकी एक कमांड पर दौड़े चले आते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट. चाहे वो लैंड हो, मतलब चाहे अर्थ हो, चाहे वो समुद्र, कहीं भी हो, भगवान का एक ऑर्डर मिलते ही वो एक स्पीड से आते हैं. और वो लोग भी गॉड की सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी टर्म आने का वेट करते हैं. ये बहुत फेमस लाइन्स हैं. 197. विच सोनेट ऑफ मिल्टन is inspired by the Easter massacre of Waldensians in Piedmont by troops of Charles Emmanuel II, Duke of Savoy, in April 1655. On the late massacre in Piedmont 1655. Next है क्वेश्चन नंबर 198. In which poem of John Milton overall the Italian field were still doth sway the triple tyrant? A reference is made to triple crown papal tyra, which was a symbol of papal authority and to the papal dominance of the Italy. So ये पोएम है उनकी यही वाली, on the late massacre in Piedmont 1655. Next है क्वेश्चन नंबर 199. Which poem of John Milton concern the biblical story of the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan and their expulsion from the Garden of Eden? तो ये मिल्टन का
एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट 1667। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मिल्टन्स मैग्नम ओपस द ब्लैंक वर्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंपोज्ड बाय द ब्लाइंड एंड इम्पूवरिज्ड मिल्टन। यानी कि मिल्टन का मैग्नम ओपस यानी कि जो सबसे जो बेस्ट वर्क होता है राइटर का, उसे मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो मिल्टन का मैग्नम ओपस कौन है? पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक ब्लैंक वर्स एपिक पोएम है। ठीक है, ब्लाइंड मिल्टन के द्वारा उसे कंपोज किया गया। और मिल्टन क्या थे? बहुत गरीब भी थे उस समय। तो ये कब से कब इसका रहा? फ्रॉम 1658 टू 1664, यानी कि 1658 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको लिखना, और 1664 या 1665 में उन्होंने इसे कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201। On 27 April 1667, Milton sold for 5 the publication right of Paradise Lost to publisher। ठीक है, उन्होंने इसका जो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको पब्लिश कराने का अधिकार दे दिया था सैमुअल सिमंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मिल्टन बहुत गरीब हो गए थे, उन पर इतना पैसा नहीं था कि वो इसको पब्लिश भी करा सकें, तो इन्होंने इनकी हेल्प करी थी इसे पब्लिश कराने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202। मिल्टन फॉलोड अप द पब्लिकेशन पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स सीक्वल पैराडाइज रीगेन्ड विच वॉज पब्लिश्ड अलॉन्ग साइड। ठीक है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका सीक्वल माना जाता है पैराडाइज रीगेन्ड को, जिसके साथ पब्लिश कराया गया था द ट्रेजेडी सैमसन एगनिस्ट इन 1671। यानी कि पैराडाइज रीगेन्ड भी उनका 1671 में आया और ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 203। जस्ट बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से पहले, इन 1674 मिल्टन सुपरवाइज्ड अ सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट accompanied by an explanation of why the poems rhyme not and prefatory verses by Andrew Marvell। Next है क्वेश्चन नंबर 204। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो सपोज टू बी रिटन बाई मिल्टन? द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना। ठीक है, ये एक रिलीजियस मैनिफेस्टो है मिल्टन का, जो माना जाता है कि अनकम्प्लीट रह गया उनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट बाई बिहेडिंग अकर्ड ऑन। ठीक है, जो चार्ल्स फर्स्ट हैं जिनको बिहेडेड कर दिया गया था इन 1649 में। ठीक है, उसका डेट आपको बताना है। आउटसाइड द बैंकेटिंग हाउस, मतलब बैंकेटिंग हाउस के सामने उनको बिहेडेड किया गया था। किस पार्टिकुलर डेट को ये हुआ था उनके साथ? तो ट्यूसडे 30 जनवरी 1649 को उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। मिल्टन रोट ए सोनेट इन 1652 वेन young in years but in says council old to an English politician, statesman and colonial governor। Who was he? So Sir Henry Wayne। सर हेनरी वेन को डेडिकेशन में उन्होंने एक अपनी सोनेट लिखी थी। नेक्स्ट है 207। द रेडी एंड ईजी वे टू एस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ वॉज अ पॉलिटिकल ट्रैक्ट डैश पब्लिश्ड इन लंदन एट द एंड ऑफ फरवरी 1660। जॉन मिल्टन ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208। इन हिज 1641 treatise डैश मिल्टन एक्सप्रेस्ड हिज डिसलाइक फॉर कैथोलिसिज्म एंड एपिस्कोपेसी, प्रेजेंटिंग रोम एज ए मॉडर्न बेबीलोन एंड बिशप एज इजिप्शियन टास्क मास्टर। सो ऑफ रिफॉर्मेशन उनका आया 1641 में। ये उनका क्या है? एक ट्रीटाइज है जिसमें उन्होंने मतलब कैथोलिसिज्म की निंदा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209। सैमसन्स ब्लाइंडनेस एंड कैप्टिविटी इन सैमसन एगोनिस्ट मिरर्स। यानी कि सैमसन एगोनिस्ट में जो इसकी जो ब्लाइंडनेस दिखाई गई है और उसकी कैप्टिविटी दिखाई गई है वो किसका मिरर है? मिल्टन्स ओन लॉस्ट साइट। मिल्टन की खुद आई साइट चली गई थी, वो खुद अंधे हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि मिल्टन ने खुद अपने आप को इसके माध्यम से रिफ्लेक्ट किया है। नेक्स्ट है नोट सैमसन ब्लाइंडनेस एंड कैप्टिविटी मिरर मिल्टन्स ओन लॉस्ट साइट एंड इंग्लैंड ब्लाइंड
एक्सेप्टेंस ऑफ चार्ल्स सेकंड एज किंग इन 1660। ठीक है, तो इसमें यह है कि सैमसन की जो ब्लाइंडनेस और कैप्टिविटी है वो एक तरह से मिल्टन का खुद का करेक्टर है, उसके थ्रू उन्होंने दिखाया है। क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे और चार्ल्स सेकंड का रेन आ गया था, तो उनको भी कहीं ना कहीं मतलब उनको जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इन विच वर्क मिल्टन कॉल्ड फॉर द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस अबव ऑल लिबर्टीज टू द कन्फ्लिक्टिंग प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस। ठीक है, किस वर्क में मिल्टन ने कहा है? सो एरियोपेजिटिका, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं 1644। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, इन विच ट्रैक्ट मिल्टन हैज़ एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी, यानी कि अपने कौन से ट्रैक्ट में मिल्टन ने पॉलीगैमी को सपोर्ट किया है? सो दी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना, इन डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना मिल्टन express support for polygamy. So guys, this is all about John Milton. Thanks for watching this video. Thank you so much.